नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में आज शुक्रवार बीजेपी का प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम की शिरकत करेंगे। पौड़ी जिले के चोबट तखालम में ही पौड़ी और श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में लोग भी सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे। हरिद्वार जिले की सभी सीटें जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। वहीं इससे पहले बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने गुरुवार को जिला बीजेपी कार्यालय में पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। दुष्यंत ने कहा कि बैठकों पर लिए गए निर्णय धरातल पर उतरने की जरूरत है। प्रत्येक कार्यकर्ता को प्रत्येक दिन स्वयं मूल्यांकन करना चाहिए। उसने समय काटा और बांटा है। उन्होंने कहा कि 2022 में जिले की सभी सीटें जीतेंगे और दोबारा सरकार बनाएंगे। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने भी ये भी कहा है कि पार्टी का उद्देश्य संगठित होकर जनहित और समाज के लिए समर्पण भाव से कार्य करना है। पार्टी का संकेत सामान्य कार्यकर्ताओं के कार्यों में दिखाना, समाज तक पहुंचाना तक है। संपूर्ण भाव को लेकर 2022 की विजय के लिए बढ़ना है। दुष्यंत गौतम यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि संगठन में मिले कार्यों पर पूर्ण ताकत लगाकर कार्य करें और बीजेपी की ताकत बूथ पर बैठा कार्यकर्ता है, जो चुनाव बदलने की ताकत रखता है। राज्य गठन के 2 दशक बाद उत्तराखंड परिवहन निगम को परिसंपत्तियों के बंटवारे पर 205 करोड़ का हक मिला है। गुरुवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की बैठक में उत्तराखंड ने इस रकम पर अपनी सहमति दे दी है। दरअसल उत्तराखंड बनने के बाद साल 2003 में उत्तराखंड परिवहन निगम का गठन हुआ था और इसके बाद से ही लगातार परिसंपत्तियों के बंटवारे का मुद्दा चलता आया है। उत्तराखंड परिवहन निगम की 4 बड़ी परिसंपत्तियों में से बंटवारे का हिस्सा लेने के लिए कई बार बैठकें हुई, लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकला। गुरुवार को हुई बैठक में परिवहन निगम की परिसंपत्तियों का मामला रखा गया। इसके तहत बताया गया कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड गठन और अक्टूबर 2003 में ही उत्तराखंड परिवहन निगम गठन के बीच उत्तराखंड में संचालित निगम की बसों का टैक्स यूपी परिवहन निगम के पास जमा था और ये राशि 50 करोड़ रुपए है। आज तक इसमें यूपी ने केवल 14 करोड़ ही जमा कराया है, 36 करोड़ बकाया है। वहीं उत्तराखंड परिवहन निगम की यूपी दिल्ली में परिसंपत्तियों में भी 13.67% अंश मिलना है और बैठक में भी यूपी में 205 करोड़ के प्रस्ताव आया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। लिहाजा यूपी परिवहन निगम इन परिसंपत्तियों की एवज में ही उत्तराखंड परिवहन निगम को 205 करोड़ का भुगतान करेगा और कई सौ करोड़ के घाटे में चल रहे उत्तराखंड परिवहन निगम को यूपी से मिलने वाली इस राशि से निश्चित तौर पर राहत मिलेगी। वर्तमान में बस संचालक सुचारू होने के बाद से निगम अपने कर्मचारियों के वेतन को तो देगा ही, लेकिन देनदारियों के मामले अभी भी पीछे हैं। रोडवेज की जिन परिसंपत्तियों को कर्मचारी यूनियन के आकलन के बाद से ही 800 करोड़ माना जा रहा था, उनके लिए 205 करोड़ का सहमति होने से यूनियन सहमत नहीं है। आपको बता दें कि उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने यह भी कहा है कि जब तक बाजार मूल्य पर बात नहीं होगी तब तक वो इस बंटवारे को स्वीकार नहीं करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश से परिवहन निगम की परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने साल 2019 में ही हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका और इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट नैनीताल ने केंद्रीय परिवहन सचिव को तलब किया था। दोनों की बैठक कराई गई थी। हाईकोर्ट ने यूपी को आदेश दिए थे कि वो बंटवारे के तहत 28 करोड़ रुपए की किश्त से ही हिसाब भुगतान करे। इसके खिलाफ यूपी परिवहन निगम के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट चले गए और अब इस मामले में उच्चतम न्यायालय में सुनवाई चल रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 21 नवंबर को उत्तराखंड के 1 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार आएंगे। वो तीर्थ नगरी में शो रोड करने जा रहे हैं और ये भी आपको बता दें कि साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे और आगामी चुनावी रणनीति को लेकर भी टिप्स देंगे।
आपको बता दें कि बृहस्पतिवार को प्रदेश कार्यालय में आप प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने प्रेस वार्ता की है और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल 21 नवंबर को हरिद्वार में रोड शो करेंगे। उन्होंने कहा कि आप पूरे प्रदेश को अत्याधुनिक राजधानी बनाने का संकल्प ले चुकी है। हरिद्वार के बिना प्रदेश को अत्याधुनिक राजधानी बनाने का सपना साकार हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हरिद्वार दौरे के दौरान केजरीवाल पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और इसके लिए पूरी तैयारी भी की जा चुकी है। इससे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून, उत्तरकाशी में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए थे और जबकि सांसद भगवंत मान ने उधम सिंह नगर में जिले में किसान संकल्प यात्रा निकाली थी। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने हरिद्वार और ऋषिकेश का दौरा भी किया। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही अब आम आदमी पार्टी पहाड़ी जिलों में अपनी पकड़ बनाने में जुटी हुई है, वोटरों को रिझाने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तरकाशी से इसकी शुरुआत कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश का अंतिम विधानसभा सत्र दिसंबर प्रथम सप्ताह में हो सकता है। हालांकि सत्र कब और कहां होना है, इस पर सरकार की ओर से निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि हमारी इच्छा सत्र गैरसैंण में करने की है और इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी आग्रह किया है। यदि सरकार निर्णय लेती है तो सत्र गैरसैंण में करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। सरकार ने 29 और 30 नवंबर को गैरसैंण में ही विधानसभा सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया था और अभी तक इस संबंध में अधिसूचना जारी नहीं हुई है। वहीं जानकारी ये भी है कि अब सत्र दिसंबर महीने के प्रथम सप्ताह में हो सकता है और इस बार दोबारा आगामी कैबिनेट में विस्तार आ सकता है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि सत्र कब कहां होना है और इस पर सरकार की ओर से निर्णय लिया जाना है, लेकिन हमारी इच्छा है कि गैरसैंण में ही सत्र होगा और इसके लिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया है। जैसे ही सरकार की ओर से विधानसभा सत्र गैरसैंण में जानकारी मिलती है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। पहले भी गैरसैंण में कई बार ऐसे समय में सत्र आयोजित किए हैं और जब बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है। इस बार नवंबर अंत या दिसंबर के पहले सप्ताह में ही ठंड रहेगी और लेकिन सत्र के लिए सभी व्यवस्थाएं की जाएंगी। अग्रवाल ने यह भी कहा कि मेरा एक भाव रहता है कि सत्र में कुछ नया किया जाए। इस बार पूरा तरह से आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं और मेरा मन है कि जितने दिन का सदन सरकार तय करेगी और एक दिन का विशेष सत्र अमृत महोत्सव पर कर सकते हैं, जिसमें आजादी की लड़ाई के शहादत देने वाले रणबांकुरों आजादी के बाद क्या पाया और इस पर भी चर्चा कर सकते हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उनके समय में केवल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। सिंगल इंजन के बावजूद हमने परिसंपत्तियों के मामले निपटाए, लेकिन आज केंद्र में बीजेपी, यूपी में बीजेपी और उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है। हरीश रावत ने साधा राज्य सरकार पर निशाना और उन्होंने कहा कि जगह बीजेपी सरकार होने के बावजूद परिसंपत्तियों का विवाद नहीं निपटा है। स्थिति जिस तरह तस की तस दिखाई दे रही है, जबकि हमारे समय में सिंगल इंजन तीनों जगह अलग अलग सरकारें, उसके बावजूद हमने नहरों का मामला निपटाया, कुछ जलाशयों का मामला निपटाया, रोडवेज की परिसंपत्तियों का मामला कुछ सीमा तक निपटाया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने जमरानी पर उत्तर प्रदेश सरकार से पब्लिक कमिटमेंट कराया और हम राज्य प्रोजेक्ट के रूप में ही SOG साइन करेंगे और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जितना पानी किच्छा से नीचे उत्तर प्रदेश के पास है वो मात्रा बनी रहेगी। दूसरा, MOU में भी बीजेपी की उनको कुछ शेयर दिया जाएगा, लेकिन आज जमरानी पर बात आगे नहीं बढ़ रही है। रोडवेज का मामला और उलझ गया है। नहरों और जलाशयों पर उत्तर प्रदेश ने जितना हस्तांतरण कर दिया था परिसंपत्तियों का, उससे आगे बात नहीं बढ़ पाई है। तो तीनों जगह एक ही पार्टी की सरकार होने के बावजूद और उत्तर प्रदेश में उत्तराखंडी व्यक्ति के मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी परिसंपत्तियों का निपटारा नहीं हो पाया है। अब एक राजनीतिक चर्चा के लिए
हम भी कुछ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मिल रहे हैं और पूर्व सीएम ने यह भी कहा कि अच्छा है दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री मिले, लेकिन उत्तराखंड के सीएम खाली हाथ ना आए। यूपी से कुछ लेकर आइए और उसे बताइए। 21 साल पहले जब उत्तराखंड अलग राज्य बना था, तब भी केंद्र के साथ ही यूपी और उत्तराखंड तीनों जगह बीजेपी की सरकार थी और आज 21 साल बाद भी वही स्थिति है। केंद्र और यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार है। इसके बावजूद हर साल औसतन एक बैठक होती है जिस पर लाखों खर्च करने के बाद भी नतीजा शून्य होता है। उन्होंने कहा कि अब चुनाव में जब 100 दिन भी नहीं बचे हैं, तब उत्तराखंड धामी मुख्यमंत्री धामी जनता को बरगलाने की कोशिश में लगे हुए हैं और झूठ बोल रहे हैं कि समाधान हो गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ एक वाहन खाई में गिर गया। हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक हल्द्वानी से थल की ओर जा रहा एक यात्री, आपको बता दें कि बांसपटान के गोदीगाड़ में ही समीप खाई में गिर गया और इस दुर्घटना में 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। शुक्रवार की सुबह गोदीगाड़ पुल के पास वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने ही बेड़ी नाग थाना अध्यक्ष प्रताप सिंह नेगी जवानों के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम ने राहत बचाव अभियान चलाकर सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। और आपको ये भी बता दें कि जहां पर डॉक्टरों ने 3 लोगों को मृत घोषित भी कर दिया है, जबकि चालक और ब्रजेश चंद्र गंभीर रूप से घायल है और उनका उपचार चल रहा है। उत्तराखंड सरकार की ओर से ही 18 अक्टूबर को लागू किए गए सभी कोविड प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया है। अब केवल केंद्रीय दिशा निर्देश का पालन ही अनिवार्य होगा, जिसके उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत ही कार्रवाई हो सकती है। दरअसल राज्य सरकार ने 18 अक्टूबर को ही कोविड प्रतिबंध SOP जारी की थी, जिसमें शादी विवाह से लेकर कार्यक्रमों में 50% उपस्थिति के साथ ही बाहरी राज्यों से आने वाले के लिए RT-PCR रिपोर्ट की अनिवार्यता रखी गई थी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कोविड प्रतिबंध 19 अक्टूबर से 20 नवंबर तक के लिए लागू किए गए थे और इस बीच बृहस्पतिवार को मुख्य सचिव ने कहा कि इस कोविड प्रतिबंध की SOP को निरस्त करने के आदेश जारी कर दिया और इनमें से अब कोई भी प्रदेश में बीते 24 घंटे में 12 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 6 मरीज स्वस्थ हुए हैं और 100 आपको बता दें कि 69 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना मरीजों की मौत नहीं हुई है और प्रदेश में कुछ संक्रमितों की संख्या 3,44,074 हो गई है और स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बृहस्पतिवार को 10,342 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सिख धर्म में श्री गुरु नानक जयंती बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है। गुरु नानक जी की सिख धर्म के संस्थापक और पहले सिख गुरु थे। चलिए आज के दिन गुरु नानक देव जी के बारे में हम आपको बताते हैं। श्री गुरु नानक जयंती हिंदू कैलेंडर अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरी दुनिया में मनाई जाती है। इस साल उनकी 552वीं जयंती आज मनाई जा रही है। इसे प्रकाश उत्सव या गुरु पर्व भी कहा जाता है। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में लाहौर के पास राय भोई की तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक जयंती उत्सव पूर्णिमा दिवस के 2 दिन पहले शुरू हो जाता है। इसमें अखंड पाठी, नगर कीर्तन जैसे अनुष्ठान शामिल है। समारोह के वास्तविक दिन से उन्हें अनुष्ठानों की पूरी श्रृंखला होती है। पहले दिन अखंड पाठ होता है, जो जयंती से 2 दिन पहले गुरुद्वारों और घरों में होता है। सिख धर्म में गुरु नानक जयंती मौके पर ही गुरुद्वारों को फूलों और रोशनी से सजाया जाता है। मुख्य दिन अमृत वेला में उत्सव शुरू हो जाता है। सुबह भजनों का पाठ होता है, जिसके बाद कथा और कीर्तन होता है।
प्रार्थना के बाद सिख लंगर के लिए इकट्ठा लोग हो जाते हैं। लंगर के बाद कथा और कीर्तन का पाठ होता है। रात में गुरबानी के गायन के साथ उत्सव का समापन होता है। वहीं अगर बात करें इस दिन की मुबारकबाद पर, तो फिर कई बड़े बड़े दिग्गज नेताओं और यहाँ तक कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने भी बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है। एक संदेश में राष्ट्रपति ने कहा है, गुरु नानक देव जी की जयंती के शुभ अवसर पर मैं भारत और विदेश में बसे सभी भारतीय, विशेष रूप से सिख समुदाय के लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ। गुरु नानक देव के जीवन और शिक्षाओं में प्रेम, करुणा और बलिदान का निहित संदेश मानव जाति की अत्यधिक प्रगति को बढ़ावा देता है। राष्ट्रपति ने ये भी कहा कि उनके विचार हमें अपने जीवन में शांति और भाईचारे के आदर्शों का अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। गुरु नानक देव ने एक साधारण गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख प्राप्त करने के साधन के रूप में सेवा पर जोर दिया। आइए हम सभी गुरु नानक देव जी की पद चिन्हों पर चलें और अपने समाज में सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करें। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आर्या न्यूज के साथ।